और साहब अब मैं आपको लिए चलूँगा। पहले सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ जनाब फ़याज़ बलाना साहब से कि देर हो गई, हम आज पीछे चल रहे हैं अपने प्रोग्राम में। फ़याज़ बलाना साहब जैसे आपको मालूम है इज़ अ वेरी वेल नोन, वेरी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान से भी यही काम करते चले आ रहे हैं। ही इज़ गॉट अ एक्सट्रीम डीप नॉलेज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आई थैंक यू जनाब फ़याज़ बलाना साहब, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं आप। सबसे पहले तो सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़याज़ भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। लेकिन आप ये जो प्रोग्राम पीछे पीछे कर रहे हैं उससे मुझे लगता है आपके पास एड्स काफ़ी आ गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नहीं, आज पता है क्या हुआ कि वो थोड़ी सी पाकिस्तान और कनाडा और अमेरिका के बारे में बातचीत शुरू हो गई। कॉलर्स आ गए और एक के बाद एक कॉलर्स जो बीच में आ गए ना हमारे, तो उसकी वजह से ज़रा हम पीछे हो गए। मैं कॉलर्स के कॉल भी दे रहा था और जिनके कॉल्स नहीं लिए उनसे माज़रत चाहता हूँ। तो बस ये समझ लीजिए कि हम बड़े स्क्वीज़ टाइम में गुजर रहे हैं अभी। इसके फ़ौरी बाद शाज़े जी अपनी ख़बरें लेके आएंगी और उसके बाद भूली बिसरी यादें। तो I said very tight schedule. Let's go with this. What's happening in Pakistan? तो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कंपेयर करें साहब, आउट गोइंग इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या कहेंगे आप? ओवरऑल तो जो हमारा पाकिस्तान की अदलिया का एक तासर है हम कि जी ये वर्ल्ड में अगर 139th नंबर पे हैं, तो वो किसी एक जज के, किसी एक अदालत के एक फैसले की वजह से नहीं हुआ। ये एक कलेक्टिव राय है, एक ओवरऑल राय है, और इसमें टाइम लगता है। राय किसी भी कौम के बारे में, किसी इदारे के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में बनने में टाइम लगता है। साल हा साल की उसमें उनकी मेहनत होती है। और अगर इतना नीचे हमारा ग्राफ है हमारी अदलिया का, तो उसमें इन सब लोगों की मेहनत है। या आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हों या इनकमिंग हों, आउटगोइंग जो हैं वो भी कोई तकरीबन 25-30 साल 35 साल सर्व करके जा रहे हैं। जो इनकमिंग है वो भी तकरीबन 28-30 साल वो भी कर चुके हैं, और आखिरी 3 साल 1.5 साल उनको मौका मिलेगा सर्व करने का। तो ये सर्व करते आए हैं। इन सब लोगों की मेहरबानियों की वजह से आज हमारा ग्राफ इतना, हमारी अदलिया का इतना नीचे है, क्योंकि इन लोगों ने उस तरह कानून का एहतराम लोगों को बताते थे, लेकिन इन्होंने खुद नहीं किया और इन्होंने बहुत ज़्यादा नरमी बरती। फॉर एग्जांपल आउटगोइंग हमारे उमर अता बंदयाल साहब, उनके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो उनका तासर ये होगा कि वो एक ऐसे जज थे जिनके जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके थे। वो ऐसे जज थे कि जो गुड टू सी यू का लॉलीपॉप देने वाले जज थे। उनके वो एक ऐसे जज थे कि जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ जैसी नो आमूज और ना तजर्बाकार सियासी रहनुमा से भी उन्होंने वो सुना, और उन्होंने मरियम नवाज ने ऐसे ऐसे बाउंसर मारे इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और इनके साथ सीनियर 3 जज जो हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और एक और जस्टिस थे मुनीब अख्तर शायद, उनकी बाकायदा जलसों में तस्वीरें डिस्प्ले करके मॉनिटर पे, और इन्होंने बुरा भला कहा मरियम नवाज ने। और उस वक्त भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कान पे जून तक रहेंगी। हालांकि जब वो ये स्पीचेस कर रही थी तो एक आम आदमी मेरे जैसा वो देख के कह रहा था कि ये मरियम क्या कर रही हैं, ये मरियम क्या, इज शी आउट ऑफ हर माइंड, क्या वो पागल हो गई हैं? इस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस और उसके सीनियर 3 जजेस के बारे में इस तरह किसी जलसे में बात की जा सकती है? इन्होंने की नहीं, तस्वीरें दिखा के बात की। और मुझे लग रहा था कि शायद आज ही शाम को नोटिस हो जाएगा और कल सुबह मरियम नवाज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अपनी अदालत में तलब कर लेंगे और उससे पूछेंगे कि हाँ बीबी तुम्हें क्या मसला है, तुम एक भरे जलसे में जहां हजारों लोग जलसा सुन रहे हैं, जलसे में मौजूद हैं, बाकी जो है वो टेलीविजन के जरिए बराह रास्त सुन रहे हैं, और तुम वहां पाकिस्तान की सीनियर 3 अदलिया को बुरा भला कह रही हो। इसे तौहीन अदालत का नोटिस होगा और इसे तलब किया जाएगा और इसे जवाब मांगा जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरे सारे ख्वाब ही रहे। इसी तरह और भी जहां जहां जिसने इन पे तनकीद की, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जाते हुए ये दुआ मांग रहे हैं, अपनी आखिरी स्पीच में कह रहे हैं कि मौला मुझे अच्छे नामों से याद किया जाए। मैं अपने मौला से, अपने रब से, अपने खुदा से दुआ मांगता हूँ कि मैं जा रहा हूँ ये ऑफिस छोड़ के, तो मुझे अच्छे नाम से याद किया जाए। उमर अता बंदयाल साहब, आपको कैसे अच्छे नाम से याद किया जाए?
आप पे इल्जाम यह है कि आप पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप पे इल्जाम यह है कि आपकी सास साहिबा जो है वो पीटीआई की बहुत डाई हार्ड किस्म की फॉलोअर है इमरान खान की, और उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, वो मैसेज लीक हो गया कि उन्होंने आपको कहा था कि इमरान के हक में फैसला दो। आप पे ये इल्जाम हैं कि आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आपने कोई वजाहत नहीं की, आपने कुछ नहीं बताया, आपने सिर्फ खामोशी इख्तियार की। आपको लोगों ने बुरा भला कहा, आपने खामोशी इख्तियार की। आप पे तनकीद गई, आपने खामोशी इख्तियार की। आपके फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख दी गई, आपने खामोशी इख्तियार की। 90 दिन के इलेक्शन का आज भी आप अपनी आउटगोइंग स्पीच में आप कह रहे हैं कायदे कानून में लिखा हुआ है जबकि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो फिर बार बार ये तकरार क्यों होती है? हजूर, ये तकरार इसलिए होती है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब के भी नहीं हुए, केपीके के भी नहीं हुए, और अब फेडरल हमारी कौमी असेंबली जब से तोड़ी है शहबाज शरीफ साहब ने सोच समझ के। हालांकि अगर कोई बंदा आपके पास आता और आपसे पूछता कि इनसे पूछा जाए कि ये 2 दिन पहले असेंबली क्यों तोड़ रहे हैं, इनके पास रीजंस क्या है 2 दिन पहले तोड़ने की, और 2 दिन बाद अगर असेंबली मुद्दत पूरी कर लेती तो फिर क्या फर्क पड़ जाना था। लेकिन आपने किसी ने नहीं पूछा। ये जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी पाकिस्तान में, और जिस तरह कानून को मोम की नाक बना के अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जा रहा था, आप खामोश रहे अता बंदयाल साहब। अब आप जाते हुए मौला से ये दुआएं मांग रहे हैं। आपको कैसे अच्छे अल्फाज में लोग याद करें? आपको तारीख के कमजोर तरीन जज के तौर पर याद रखा जाएगा। और ये आज मैं कह रहा हूं, कल आने परसों तरसों तक अखबार में आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे, डिस्कशन शुरू हो जाएगी, और आपके पूरे इस्टेन्योर को इसी तनाजर में देखा जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सके थे प्रेशर। और आपको वो भी याद होगा कि जिस रात इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, आप वो जज थे जिन्होंने रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे आपने खुलवा ली थी। और आपके रात 12 बजे क्योंकि आप पे प्रेशर था, कहीं कहां से था सारी दुनिया को मालूम है, बार बार उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप पे प्रेशर था कि इमरान खान की हुकूमत को चलता करना है। आप पे प्रेशर था, आपने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खोले, और आपके दरवाजे खोलने की वजह से उस वक्त के जो स्पीकर कौमी असेंबली थे असद कैसर साहब, उनके वो बारे से हवा निकली और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भागते भागते गए और इमरान खान के सामने जाके उन्होंने हथियार डाल दिया और उन्होंने कहा आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, मैं नहीं कर सकता, हमें रिजाइन करना पड़ेगा। और फिर इमरान खान को रिजाइन करना पड़ा। तो बेसिकली यू वर द रीजन, यू आर द पर्सन कि आज इमरान खान अटक जेल में है। आप वो लोग, आप वो साहब हैं, आपकी वजह से ये पिछले 16 महीने में जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है, जो बेरोजगारी हुई है, जो हम इंटरनेशनली हमें बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिया गया है, सिर्फ आपकी वजह से। और पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है पिछले 16 महीने की, उसके जिम्मेदार आप हैं। और फिर आपकी वजह से इसहाक डार साहब तशरीफ लाए लंदन से इस्लामाबाद, और आके उन्होंने अपने पिछले 4-4.5 साल की तनख्वाहें करोड़ों रुपए में वसूल की, उन्होंने अपने घर वापगुजार कराया। आपकी वजह से, आपकी नरमी की वजह से 11 अरब रुपए, 11,000 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ कराए। आपकी नरमी की वजह से नैब में वो 34 तरामीम हुई जो वो करना चाहते थे, जो इमरान खान की पूरे 4 साल की हुकूमत के दौरान उनकी मिन्नतें करती रही अपोजिशन। इमरान खान ने कहा कि ये ज्यादती है, नैब एक इदारा बना हुआ है अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए तो उसे काम करने दें। आपने उन्हें फैसिलिटेट किया, आप फैसिलिटेटर थे, आप सहूलतकार थे। आपको कभी अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलता, अब इनकमिंग पे बात करते हैं। काजी फायज ईसा साहब, इनका एक अच्छा इंप्रेशन है और उन्होंने अब तक इंप्रेशन बना के रखा हुआ है अपना कि मैं सिविल लिबर्टीज के हवाले से और बुनियादी शख्सी जमहूरी आज़ादियों के हवाले का मैं चैंपियन हूँ। और उन्होंने स्पेशली जो फैजाबाद धरने के बारे में उस वक्त जो उन्होंने एक फैसला दिया था और उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए थे, डायरेक्ट अटैक था हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, उस वक्त से लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं काजी फायज ईसा साहब से कि शायद काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो वाकई पाकिस्तान में हर तरफ हरा हरा नजर आएगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। काजी फायज ईसा साहब की कोशिश होगी कि वो थोड़े से वक्त में, उन्हें जो तकरीबन 1.5 साल का टाइम मिल रहा है, इसमें वो कांटों से बचते बचाते हुए मैक्सिमम डिलीवर करके जाएं। और वो जो जिस तरह की इस्लाहात वो अदालती निज़ाम में देखना चाहते हैं, वो उस तरह की अदालती इस्लाहात करके जाएं। हाँ, वो उलझ जाएंगे उस वक्त अगर उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है सींग अड़ा अपने फंसा लिए, अगर उन्होंने सियासी मामलात में अपने आप को एक तरफ इंक्लाइन कर लिया। क्यों कि सियासी मामलात में अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें एक तरफ होना पड़ेगा, या इमरान खान के साथ होना होगा या इमरान खान के खिलाफ होना होगा। और इमरान खान के खिलाफ होंगे तो वो यकीनन मियां नवाज शरीफ की साइड उन्हें लेनी पड़ेगी। अगर वो मियां नवाज शरीफ की साइड लेंगे, क्योंकि जरदारी साहब तो इस वक्त मेन कंटेंडर नहीं है, मेन कंटेंडर तो इमरान खान और नवाज शरीफ ही हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए। अगर वो साइड किसी एक ही भी लेंगे तो वो फिर मुतनाज़े हो जाएंगे और फिर उन पे भी इसी तरह उंगलियां उठेंगी। और जब ये होगा तो फिर ज़ाहिर है पिंडी बॉयज हमारे जो हैं वो भी उन्हें प्रेशराइज करेंगे। वो पहले ही अंडर प्रेशर हैं। उन पे जो केस बना था उनकी मिसेज सरीना फायज ईसा के हवाले से, जो उन्होंने अपने बच्चों को लंदन में भेजा था पढ़ने के लिए और वहां उन्होंने फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट डिक्लेयर नहीं किया, पैसे कैसे ट्रांसफर हुए वो बात नहीं एक्सप्लेन कर सके। और जब उनके खिलाफ केस आया था इमरान खान की गवर्नमेंट में, बाद इमरान खान ने भी कहा कि हमने गलत किया था, प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी कहा कि मुझे जुडिशल रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, गलत किया था,
उस वक्त के वजीर कानून जो MQM के थे, जो आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में है, नसीम फरोख साहब, उन्होंने ज्यादती की थी। सारा कुछ जो हुआ, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब कोई ले सका या उन्होंने दिया काजी फायज ईसा साहब ने कि वो पैसे कैसे पाकिस्तान से ट्रांसफर हुए थे, और वहां पहुंच के उन्होंने वो अगर एक महंगा अपार्टमेंट लंदन में ले लिया था तो उसको उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया था, और अगर बच्चों के पढ़ने के लिए था तो वापस बच्चे पढ़ के वापस आ गए तो फिर वो उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ? आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सके थे और यह केस खत्म नहीं हुआ था, दबा दिया गया था। और दबाया उस दिन गया था जिस दिन सरीना फायजा ईसा ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर जज साहबान के एक एक तीनों जज साहबान की तरफ उंगली के इशारे से कहा था कि मैं हिसाब दे दूंगी, लेकिन कल आपको भी और आपको भी हिसाब देना होगा कि आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं और आपकी कहां कहां जायदादें हैं और आपकी प्रॉपर्टीज कहां कहां हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने डिक्लेयर की हुई हैं और कौन सी नहीं की हुई। इस धमकी के बाद वो केस दबा दिया गया था, क्योंकि जज साहबान, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान वहां बैठे हुए थे, उन्होंने ये फील किया था कि ये सरीना तो शायद हमारे पीछे पड़ गई हैं, तो वाकई ये बात ठीक है। तो फिर वो केस वहां दबा था, खत्म नहीं हुआ। अब अगर ये दोबारा इन्होंने इस तरह का फायज ईसा साहब ने कोई कोशिश की अपना जो सिविल लिबर्टीज के चैंपियन बनने की, उनकी एक हैं भी और होना भी चाहिए उन्हें, अगर कोई उन्होंने मूव इधर उधर की तो यकीनन पिंडी वालों के पास ये वही केस नहीं और बहुत कुछ होता है। आपको पता है, अगर उमर अता बंदियाल सिटिंग जज चीफ जस्टिस हैं, उनकी सास की जो टेलीफोन कॉल जो है वो अगर लीक हो सकती है तो इनकी भी कई टेलीफोन कॉल्स होंगी, और इनकी भी सास साहबा और इनके भी जो रिश्तेदार हैं उनके मुंह में भी जबान है, वो भी बोलते होंगे, बात करते होंगे, उनकी भी कोई राय होगी। तो ये काजी फायज ईसा साहब के लिए टफ दिन आने वाले हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो बच बचा के मैक्सिमम डिलीवर करके जाएं। हाँ, आउटगोइंग वाले दिन एक मसला हुआ इस्लामाबाद में कि इनकी फेयरवेल पार्टी थी अपने उमर अता बंदियाल साहब की, तो वहां हमारे इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले नासिर इकबाल के बाद सेकंड सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं कयूम सिद्दीकी साहब, जंग और जियो को कवर करते हैं। उनके साथ जब अता बंदियाल साहब के साथ सारे जर्नलिस्ट फोटो बना रहे थे तो कयूम सिद्दीकी साहब साइड पे खड़े थे, तो उमर अता बंदियाल साहब ने उन्हें कहा कि सिद्दीकी साहब आए, आप भी फोटो बनवाएं। तो कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं बनवाना चाहता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आई डोंट लाइक इट, मैं इसको काबिल फख्र नहीं समझता कि मैं आपके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं। ये एक तमाचा था जो एक रिपोर्टर ने, एक सहाफी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुंह पे मारा, सबकी मौजूदगी में मारा, और अभी वो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और हैं, पर कल तक हैं, परसों तक होंगे। तो ऐसा अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इस्लामाबाद का सहाफी खड़े होकर ये कहता है और भरे मजमे में कहता है, तो मेरे ख्याल में उमर अता बंदियाल साहब को उसी दिन अपना रिजल्ट कार्ड उनके हाथ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या रवैया रखा। हालांकि कयूम सिद्दीकी साहब, मेरी अच्छी उनसे एलो है, दोस्त हैं, माइंड कर जाएंगे, लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब सॉरी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और स्पेशली एक मजमे में नहीं करना चाहिए था। आपको तो अकेले में 1 to 1 मिलने के चांसेस मिलते हैं, फिर आपको मिलने की जरूरत भी नहीं है। आपके हाथ में अखबार है, आपके हाथ में माइक है, आप टेलीविजन पे जो रिपोर्ट करना चाहते हैं करें, आप अखबार में जो लिखना चाहते हैं करें, आप जो तनकीद बतौर जर्नलिस्ट करना चाहते हैं अपने मीडियम को यूज करके वो करें, लेकिन किसी मजमे में किसी को इस तरह बेइज्जत करना शायद ये बहुत ज्यादा हो गया था, आपने ज्यादा किया था। और मेरे ख्याल में आपने उमर अता बंदियाल साहब के लिए नहीं किया था, आप एक्चुअली काजी फायज ईसा साहब को खुश करना चाहते थे, और ये रिपोर्ट उन तक पहुंची होगी तो काजी फायज ईसा साहब और उनकी मिसेज सरीना, क्योंकि आप बहुत करीब हैं दोनों के, आप वहां से आपको शाबाशी आई होगी कि आपने अच्छा किया। बेसिकली आप अता बंदियाल साहब को वो नहीं कर रहे थे, आप काजी फायज ईसा साहब को खुश करना चाहते थे। एक जो रवैया ये होगा, अब आपको याद होगा जब काजी फायज ईसा साहब का केस चल रहा था तो उस वक्त एक दिन अदालत में काजी फायज ईसा साहब मौजूद थे, एज ए वहां साहिल गए हुए थे अपनी मिसेज के साथ, और वो केस भुगत रहे थे। तो वहां बोल के रिपोर्टर सदीक जान कवरेज के लिए आए थे, और सदीक जान के बारे में एक तासर यह था कि शायद ये प्रो पीटीआई है, प्रो इमरान खान है, और शायद ये काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ बहुत उस तरह की करता है रिपोर्टिंग जो उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि सदीक जान कहता है कि मैंने कभी ज्यादती नहीं की, मैं तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करता हूं। तो काजी फायज ईसा साहब अचानक कोर्ट में उठ के सदीक जान के पास आए और आके तमाम रिपोर्टर्स और वहां वकला मौजूद थे उनके सामने आके करीब आके कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। जब उन्होंने ये कहा तो सदीक जान और तमाम वहां मौजूद रिपोर्टर हैरान हो गए कि एक मुअज़्ज़ज़ जज, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज, सेकंड सीनियर तरीन, अब वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं कल परसों, उनको ये कैसे उन्होंने सोचा कि वो अदालत में आके एक रिपोर्टर को कहें कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये रवैया अगर उस वक्त आज कयूम सिद्दीकी साहब का अच्छा नहीं है तो उस वक्त काजी फायज ईसा साहब का भी सदीक जान के साथ अच्छा नहीं था। हाँ, हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को भी गौर करना चाहिए कि वो अगर किसी पे तनकीद करें तो एक लिमिट में रहें, और वो लिमिट जो हमें बताई गई है कि आपने आर्मी और अदलिया को एक लिमिट, एक हद के अंदर रह के तनकीद करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। हाँ, आप हुक्मरानों पे तनकीद जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स पे कर सकते हैं, आप इंतजामिया पे कर सकते हैं,
आप पार्लियामेंट पे जितनी तनकीद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, उनके पास ये सहूलत है कि वो वापस आके अपना मौकफ दे सकते हैं, अपनी वजाहत दे सकते हैं, अपने आप अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जज साहबान और आर्मी के जो अफसरान होते हैं, जर्नल वगैरह, उनके पास ये सहूलत नहीं होती कि वो फौरन किसी टेलीविजन पे आ जाएं, फौरन किसी अखबार में आके अपना बयान दे दें या फौरन रेडियो पे आके अपनी वजाहत कर दें। इसलिए हमें तनकीद करते हुए एक लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन जो सदीक जान के साथ हुआ या जो कयूम सिद्दीकी और उमर अता बंदियाल वाला जो सिलसिला हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे मीडिया को भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए और मीडिया को डील करते हुए उन साहिबान को मीडिया की लिमिट्स देखनी चाहिए कि ये रिपोर्टर्स हैं, ये सहाफ़ी हैं, आप सीनियर तरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं या टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको भी ये जेब नहीं देता कि आप रिपोर्टरों के साथ सींग फंसा के बैठ जाएं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। कल तक तो सींग आपके कहीं और फंसने हैं और अल्लाह ना करे उस तरह फंस जाएं जिस तरह पहले फंसे हुए थे पहले वालों के, क्योंकि इस तरह सींग फंसाने से ही आपका जो वकार है हमारा पाकिस्तान का और हमारी अदलिया का, वो इंटरनेशनली 139 पे जाता है। अगर इसे हमने बेहतर करना है तो हम में से सबको अपने अपने गिरेबान में जाके अपनी इस्लाह करनी होगी। जी मेरा अगला सवाल जो है, जनाब मोहम्मद अली दुरानी एंड प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का क्या रोल है? ये बड़ा दिलचस्प कहानी बनी है मोहम्मद अली दुरानी वाली और आरिफ अलवी साहब वाली। लोग समझ रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब कोई सुलह कराने के लिए जा रहे हैं इमरान खान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हमें ये देखना चाहिए, मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में हर वक्त जॉब सीकर्स की एक लॉट मौजूद होती है और वो जॉब सीकर्स जो हैं वो कभी कमर दिलशाद साहब की तरह टेलीविजन पर बैठ के बड़ी सख्त तनकीद करते हैं और फिर अचानक जब उन्हें पंजाब का केयर टेकर मिनिस्टर बना दिया जाता है तो अगले दिन ही सब शांत हो जाते हैं और वो उसके बाद से उन्हें सब हरा हरा नजर आना शुरू हो जाता है, सब ठीक होता है। अब वो पिछले 4-6 महीने से मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट में हैं और इस वक्त उनसे पूछा जाए तो उनके ख्यालात टोटली डिफरेंट होंगे। और जब वो केयर टेकर मिनिस्टर नहीं बने थे उससे पहले उनके मुंह से आग निकलती थी। इसी तरह मुर्तजा सोलंकी साहब जो हमारे निगरान वजीर इत्तलात हैं फेडरल काकड़ साहब की कैबिनेट में हैं, ये भी जब तक इन्हें भी सरकारी जॉब नहीं मिली थी बतौर मिनिस्टर, उससे पहले ये भी इनके मुंह से भी आग ही निकलती थी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के मामलात और हालात के हवाले से। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी उसी जॉब सीकर्स की लॉट में हैं, बड़े अरसे से गायब हैं और अब ये शायद इन्हें जॉब चाहिए और दोबारा जॉब लेने के लिए गुड बुक्स में आना चाहते हैं। गुड बुक्स ये पिंडी वालों की तो बड़े अरसे से गुड बुक्स में है, अब वो शायद इमरान खान के गुड बुक्स में भी आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन की सूरत में इमरान खान ने आ जाना है तो फिर चांस लग जाएगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा, सेनेटर बन जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा। अगर वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो वाकई जिस तरह कह रहे हैं खुलूस नीयत से कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब का तारुफ जरा कराते जाएं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत पुराने नहीं हैं इस लिहाज से कि उनका अचानक एक नमूदार हुए थे जब अफगानिस्तान से पहली दफा तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी और रशिया नाकाम होकर वापस लौट रहा था। तो अफगानिस्तान में क्योंकि जमात इस्लामी हमारी जो है इसका वहाँ काफी अमल दखल था, इनके मुजाहिदीन भी वहाँ गए और जमात इस्लामी का वहाँ हज़ब इस्लामी वालों से भी और दूसरी जमातें हैं गुलबदीन हिकमतयार और अब्दुल रसूल सियाफ और जितने वहाँ इस तरह के लीडरान थे हमारे अफगानिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात इनके अच्छे थे और उन ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी को लीड करते थे। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब क्योंकि बिजनेस माइंड हैं तो ये वहाँ अफगानिस्तान में गए तो वहाँ स्क्रैप का इन्होंने सारा सिलसिला अपने जिम्मे ले लिया कि ये स्क्रैप यहाँ से सारा इकट्ठा करके हम इसे दुबई भेजेंगे और वहाँ से फिर वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाएगा। तो वो सिलसिला काजी साहब को भी अच्छा लगा, काजी साहब ने कहा ठीक है गो हेड। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर पूरे अफगानिस्तान से वो स्क्रैप इकट्ठा किया और फिर दुबई भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर इनके चेहरे पे, इनके गालों पे लाली नजर आना शुरू हुई और बाद में बताया जाता है कि वो लाली जो है जो इनके चेहरे पे ज्यादा नजर आ गई। इनके जो वाकई बिजनेस पार्टनर थे उनमें से कुछ जो है वो कुछ शरीफ लोग थे, कुछ बारिश थे, कुछ बड़े बड़े ओहदे रखने वालों थे, कुछ इस्लामी सियासी तंजीमों के बड़े बड़े थे। तो वहाँ कोई बंदर बांट में मसला हो गया था तो फिर इन्होंने अचानक छोड़ दिया उस सारे सिलसिले को और फिर गोशे गुमनामी में चले गए। हालांकि उससे पहले ये पासबान के भी सरबराह ये रहे, शबाब मिल्ली के भी ये रहे और भी इनका बड़ा अमल दखल था। लेकिन फिर वो पैसे इतने ज्यादा हो गए थे कि उसकी बंदर बाट में जब लड़ाई हुई दोस्तों में तो ये फिर गोशा नशीनी इन्होंने इख्तियार कर ली और फिर ये नमूदार हुए दोबारा जब परवेज मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए और फिर ये परवेज मुशर्रफ साहब के उसमें सामने आए। फिर आपको याद होगा कि एक दफा नवाज शरीफ साहब बहुत जब मुश्किल में आ गए और शहबाज शरीफ भी और पूरी उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हो गई तो ये फिर एकदम अचानक सामने आए मोहम्मद अली दुरानी साहब और जेल में जाके मिले नवाज शरीफ से और फिर एस्टेब्लिशमेंट से मिले। अब इन्होंने दोबारा इमरान खान के लिए बाहर निकले हैं और आरिफ अलवी से मिले हैं और कह रहे हैं मैं सुलह करा दूंगा एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की। उन्होंने वही फार्मूला बताया कि मैं नवाज शरीफ से जेल में मिला था और मैंने नवाज शरीफ से जाके कहा था कि आपने अगर बाउंसर मारना है तो आपने इमरान खान के सर में मारना है, आपने अंपायर के सर में बाउंसर नहीं मारना।
यही फार्मूला अब मैं पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूं कि आपने अगर बाउंसर मारना है तो आपने अपने मुखालिफ सियासतदान जो हैं, चाहे नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, कोई भी है, उनको बाउंसर कराने हैं। आपने अंपायर के सर में बाउंसर नहीं मारना, अंपायर का सर जख्मी नहीं करना। फार्मूला उनका अच्छा है, देखें ये फार्मूला आगे चल के कहां तक काम बनता है। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ उनकी एक कोशिश है कि मेरी थोड़ी सी एंट्री हो जाए और इस एंट्री के दौरान ही इस केयर टेकर सेटअप में मुझे कोई जॉब मिल जाए, या ये नहीं तो इलेक्शन के बाद अगर इमरान खान जीत के आ जाए तो इमरान खान के सेटअप में मुझे कोई जगह मिल जाए। तो बेसिकली ये कोशिश है, कोशिश उनकी अच्छी है, दुआ करनी चाहिए कि वो कामयाब हो जाए। टाइम की कमी की वजह से ज़रा क्विक मेरे के सवालात के जवाब दे दें तो बेहतर है। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या कन्फ्यूजन है कि वो आर दे विलिंग टू कम फॉर इलेक्शन इन 90 days और नॉट? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पिछली दफा जब हुकूमत इमरान खान की जा रही थी तो उस वक्त उन्हें लग रहा था कि शायद इमरान खान जो है जा रहा है और हुकूमत मिलने का चांस बन रहा है, तो वाई नॉट, सिंध में तो है, फेडरल में भी ले लें। तो उस वक्त वो जंप कर गए, एक गलत शिप पे, गलत ट्रेन पे चढ़ गए। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सारा जो बयानिया है इमरान खान का, पॉपुलर तो पब्लिक में वो हो रहा है, और वैसे भी हमें लेफ्ट की जमात समझा जाता था और हमें जमहूरी और सिविल लिबर्टीज के हवाले से और जमहूरियत पसंद समझा जाता था। तो अब ये सारा बयानिया तो इमरान खान की गोद में है। हमें तो सिर्फ जो है लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कहाँ गई वो पीपल्स पार्टी, कहाँ गया वो आपका आपके नारे, और कहाँ वो आप जो एक लिबरल आपका था, वो सारा इमेज आपने अपना टर्निश कर लिया है। और आप मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की गोद में जाके बैठ गए हैं। वो शहबाज शरीफ जो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं और 30 साल से उनका बंदा हूं और मुझे इस पर शर्मिंदगी भी नहीं है। तो अब वो अपना इमेज ठीक करने के लिए आज के अखबार में फैसल करीम कुंडी साहब की खबर ऊपर टॉप पे लगी हुई है कि हमारा पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है। आज के ही अखबार में नीचे लोअर बॉटम में बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनकी पार्टी के चेयरमैन है, उनका बयान है कि 9 मई का वाकये के जिम्मेदारों के साथ हाथ नहीं मिल सकता, हमारे कोई इत्तेहाद का चांस नहीं है। वो इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही। अभी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की बड़ी धूम थी कि उसमें बड़े फैसले होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से बाहर निकले शाजिया मरी और उनके साथ एक और लीडर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। इसका मतलब है आप इलेक्शन मीटिंग में जाने से पहले आपने इस बात पे गौर नहीं किया और आपकी जो लीगल टीम है उसने आपको वाजे नहीं किया। आप अभी तक इस बात पे गौर कर रहे हैं। बेसिकली वो ये देख रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी होगा, हमने इमरान खान का साथ देना है या इमरान खान के खिलाफ चलना है। अभी तक वो इस कंफ्यूजन का शिकार है क्योंकि सर्वेज जो भी होते हैं कराची तक खैबर, वो सारे ये बताते हैं कि इमरान खान ही अभी तक टॉप पे है और उसी की हुकूमत आएगी इलेक्शन की सूरत में। जी क्विकली, अनवारुल हक काकर साहब का एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या रोल है आप समझते हैं? अनवारुल हक काकर साहब का बाकी रोल तो उनका माशाल्लाह वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं बताने की कि मैं वो वाला मोहम्मद खान जुनेजो नहीं हूँ 1985 वाला, मैं 2023 वाला मोहम्मद खान जुनेजो हूँ। लेकिन उनको कामयाबी उन्हें खास नहीं हो रही। उन्हें बार बार उकसा रहे हैं दोस्त कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बोलें। लगता है ऐसा है कि सारा हमारी हुकूमत पिंडी से चल रही है और जीएचक्यू चला रहा है और हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे। तो वो फिर कहीं कहीं किसी टेलीविजन चैनल पर जाते हैं, कोशिश करते हैं जो उन्होंने रटे रटाए फिक्रे उनको बताए गए हैं या उन्होंने खुद रटे हुए हैं, रिपीट करते रहते हैं, लेकिन कोई खास इस तरह का विजन उनका सामने नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खबर है कि 22 सितंबर को वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं। वो अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं कि वहां बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में यूएन में स्पीच करूंगा। स्पीच तो हमारे फॉरेन ऑफिस वाले बाबुओं ने लिख के देनी है, वो पढ़ देंगे वहां। लेकिन कनाडा और अमेरिका भर से जो पीटीआई के लोग हैं या इमरान खान को जो हक पे समझते हैं, जो समझते हैं कि इमरान खान के साथ इस वक्त ज्यादती जुल्म हो रही है, वो सारे 22 सितंबर को न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन के सामने इकट्ठे हो रहे हैं और वहां मुजाहरा कर रहे हैं और भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों स्पेशली अमेरिका और कनाडा के लोगों ने इतना बड़ा मुजाहरा नहीं किया होगा जितना अब अनवारुल हक काकड़ को वहां फेस करना पड़ेगा। देखें उनके साथ मुर्तजा सोलंकी साहब भी आएंगे, वो भी वाशिंगटन में, उनके भी बड़े मामलात हैं, वो भी आएंगे। हमारे जो वजीर खारजा हैं सलीम अब्बास जिलानी, वो यहाँ वाशिंगटन में सफीर भी रह के गए हैं, सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, वो भी आएंगे। और भी उनके कैबिनेट में जिसको अमेरिका देखने का शौक होगा वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। लेकिन यहाँ आगे शहबाज गिल जो पीटीआई के हैं और जो लोग पीटीआई के लोग हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कनाडा से भी यहाँ लोग, नईम रियाजत वगैरह जो कॉर्नवॉल में हैं, और साकिब कुरैशी जो पीटीआई के कनाडा के प्रेसिडेंट हैं कैलगरी में, ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से भी बड़ा जुलूस लेके वहां पहुंचा जाए। और अमेरिका की तमाम स्टेट से तो पीटीआई वाले इकट्ठे हो ही रहे हैं। तो 22 सितंबर का ओवरसीज पाकिस्तानी जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उनका आमना सामना होगा काकड़ साहब से। तो फिर उनसे वापसी पे रिपोर्ट लेंगे कि उन्होंने काकड़ साहब को कैसा पाया। फयाज मौलाना साहब, दिल तो ये चाहता है कि आपसे और बातें करता रहूं और सवालात मेरे पास बहुत सारे हैं, करता रहूं, मगर टॉप ऑफ द आवर का वक्त भी हो गया है और मेरे सामने शाजिया
मलिक जी भी आके बैठ गई हैं यहाँ पर अपनी न्यूज़ लेके। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले ट्यूसडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह, थैंक यू। फयाज़ बनाना